नमस्कार, आपको उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRB द्वितीय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण के साथ अन्य भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इसका सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि इससे यात्रा सुगम और सरल हो। सीएम ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो आप यात्रा प्रारंभ ना करें। हमने यात्रा सबके लिए एक समान कर दी। अब कोई VIP दर्शन नहीं होगा। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि दिसंबर माह में इसका लोकार्पण हो जाए। हमारे DGP साहब भी बहुत चाहते थे, लेकिन अपर सचिव गृह के रूप में आप भी उपस्थित रहेंगी इस कार्यक्रम में, बाकी तो सब लोग रहते तो ये कार्यक्रम उस समय नहीं हो पाया। आज इसका लोकार्पण हो रहा है और साथ में शिलान्यास भी हो गया। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं नवीन भवन की। और कोई भी संस्था हो, वो संस्था तभी ठीक प्रकार से काम कर सकती है जब उसको काम करने के लिए, रहने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, अपने सामान रखने के लिए, यानी कि सर छुपाने के लिए जब अच्छा स्थान होगा। सब कोई भी इंप्रेशन पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ से जाएगा, दुनिया के अंदर जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले क्या हुआ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले एक वीडियो पड़ गया और उस वीडियो के कारण से कि 4 धाम यात्रा में इतनी अव्यवस्था हो गई है, इतना गड़बड़ हो गया है, वो सारे देश में चर्चा होने लगी। जबकि हकीकत ये नहीं है। सच्चाई ये है कि पिछले 2 महीने से लगातार और उससे पहले से भी हमारे सभी शासन के लोग, प्रशासन के लोग, हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार जो हमारी यात्रा चली है, वो यात्रा पिछले 2 सालों से चल नहीं पा रही थी। और 2 सालों से यात्रा नहीं चलने के कारण से लोग घरों में अपने रुक गए, बाहर नहीं निकल पाए। अब सबको लगता है कि उत्तराखंड जाना है। अब 21 लोगों की डेथ हो गई सब मिला के। अब वो मीडिया में आने लगा। मीडिया बंधु भी यहाँ है, मेरी बात सुन रहे होंगे। थोड़ा आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो बात हमारी सही हो, वो बात पूरे देश में जानी चाहिए, दुनिया में जानी चाहिए। एक भी आदमी यात्रा में भगदड़ के कारण से किसी का भी उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई है। जितने लोगों को भी कैजुअलिटी हुई है वो सारी की सारी या तो पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या आप जानते हैं पहाड़ों में एकदम से चढ़ते हैं तो कई बार सामान्य व्यक्ति भी जो है उसको भी परेशानी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तमाम चीजें तो उसके कारण से हो गई। लेकिन माहौल थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया। और मैं ये भी कहूंगा कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी चूंकि थोड़ा अभी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उसको यात्रा को सुव्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें। उसमें वो लोग जिनकी अभी थोड़ा शारीरिक रूप से या स्वास्थ्य कारणों से परेशानी है, तो ऐसी समय में जब यात्रा बिल्कुल चरम पर है तो वो तभी यात्रा करें जब आगे सारी व्यवस्थाएं हो जाए। अन्यथा हो क्या रहा है कि अब देखिए यहाँ से इतना आसान हो गया है कि आप ऋषिकेश से 6 घंटे 7 घंटे में सीधे यहाँ से बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं। अभी तक रास्ते में रुकावट कुछ थी नहीं, लेकिन मैं तो आप लोगों से कहूंगा जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, अभी थोड़ा हमको इसको। 4 धाम यात्रा पर पहुंचने वाले यात्रियों ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बढ़ चढ़कर लोगों ने इस बार 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ के कपाट खुलने के 1 दिन पहले ही करीब 20,000 से अधिक लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले सभी लोगों से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील भी की। उन्होंने कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि जब पूरी तरीके से स्वस्थ हो तभी यात्रा शुरू करें। साथ ही सीएम ने बताया कि पहले के समय में VIP श्रेणी के दर्शन होते थे, लेकिन अब यहां कोई VIP नहीं होगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने
बताया कि प्रशासन और मंत्री चारधाम की व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं जब सीएम योगी वहां पहुंचे हुए थे। सुनिए। देखिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यात्रा सबके लिए अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। उसको लेकर हमने सभी से अनुरोध किया है कि जब तक अपने स्वास्थ्य का ठीक प्रकार से परीक्षण न कर लें, ठीक प्रकार से उनका स्वास्थ्य ठीक मतलब अवस्था में न हो, एक तो मैं सभी से अपील करता हूं कि वो यात्रा प्रारंभ न करें। दूसरा, जो ये दर्शन के लिए अलग से जो वीआईपी विशिष्ट श्रेणी की यात्राएं, दर्शन, वो सारा का सारा हमने सभी के लिए एक समान कर दिया है। सभी लोग एक। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जहां पूरे चंपावत विधानसभा के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर एएनबी न्यूज ने चंपावत के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता से खास बातचीत की। चंपावत उपचुनाव में यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जनता को समझाया जाए कि किस तरीके से अगर पुष्कर सिंह धामी यहाँ विजय होते हैं तो यहाँ का जो विकास है वो किस तरीके से होगा। वैसा कुछ मौजूद है बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं यहाँ पर किधर काम हो रहे हैं। सर, आपका नाम और पद जानना चाहूँगा। सतीश चंद पांडे। सतीश जी, ये बताइए किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि एक विकास की कहीं ना कहीं लगातार बात की जा रही है भाजपा की तरफ से, वो विकास चंपावत में किस तरीके से पहुँचने वाला है? विकास धामी जी ने जिस दिन यहाँ पर प्रण किया था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन से चंपावत वालों की पूरी आशा है कि ये जो विकास आज तक कभी नहीं हुआ वो इस चंपावत जनपद में देखने को मिलेगा। जी, आप बताइए भाई साहब, कैसा माहौल देख रहे हैं? अच्छा, चंपावत की बात करें, क्या यहाँ दिक्कतें रहती हैं? सीमांत क्षेत्र है, लोगों में किस तरह की यहाँ पर अभी तक उदासीनता बनी रही है और आप किस तरीके से उनके अंदर जो है उम्मीद की किरण जागी है? जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, इस विधानसभा में वही समस्याएं जो उत्तराखंड की अन्य विधानसभाओं में हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी जब यहाँ से विधायक बन रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र का निश्चित रूप से एक बहुत विकास होने वाला है। और सीमांत क्षेत्र होने के नाते यहाँ की जनता सीएम साहब को सिर आँखों में बिठाकर ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है और एक प्रचंड बहुमत उनको देने जा रही है। अच्छा जी, ये बताइए किस तरह से जनता के बीच में जाया जा रहा है, क्योंकि मौका सीएम साहब के चुनाव लड़ने का है और एक चंपावत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर विकास की राह देख रही है, वो विकास यहाँ किस तरीके से होने वाला है और आगे जनता के बीच में क्या बात लेके जा रहे हैं आप? भाई साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। वास्तव में आपने जो पूछा, इस विधानसभा के अंदर में जो एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या बेरोजगारी की थी, रोजगार की थी, और हम पूरी तरह आशान्वित हैं और जनता में एक विशेष उत्साह है। जब से ये सिर्फ खबर आई थी कि संभावना जताई जा रही थी कि पुष्कर धामी सीएम चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तब से लेकर जनता में एक अलग सा उत्साह है। और एज ए कार्यकर्ता हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अपने शक्ति केंद्रों तक की टीमें बना रहे हैं और शक्ति केंद्रों को आवंटित कर रहे हैं हर एक किसी जिम्मेदार कार्यकर्ता को, और उस शक्ति केंद्र में रह के पूरे चुनाव भर वो कार्य करेंगे। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि लगातार यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक विकास की बात कर रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर लगातार भरोसा किया जा रहा है। एक व्यक्ति और हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं अपने क्षेत्र में, जानते हैं यहाँ की स्थिति। सर, क्या स्थिति आप देखते हैं अभी तक चंपावत विधानसभा में और लोगों से किस तरह जुड़ाव यहाँ पर रहता है, लोगों की दिक्कतें क्या रहती है, आप किस तरीके से उम्मीद है यहाँ पर? जैसा कि भाई साहब अभी समस्याओं के बारे में आपने अवगत कराया, समस्या तो लगभग पूरी विधानसभाओं की होती हैं, लेकिन ये हमारा नहीं, पूरे चंपावत जिले का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं समझता हूं कि पूरे चंपावत की दिशा और दशा बहुत जल्दी बदलेगी और पूरे प्रदेश के मानचित्र में चंपावत जिले का नाम होगा, यही मैं कहूँगा। और पुनः मैं सीएम साहब को अग्रिम बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक जीत होगी जो अपने आप पे पूरे प्रदेश में की ऐसी जीत कहीं नहीं होगी, ऐसी जीत यहाँ चंपावत से होगी। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि उपचुनाव में यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के प्रचंड जीत का यहाँ पर लगातार दावा किया जा रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई जा रही है और ये उम्मीद इसलिए भी क्योंकि खुद सीएम यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं और क्षेत्र का विकास करने का लगातार दावा किया जाता है। अब ये दावा आगे कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ के लोग बेहद उत्साहित हैं और पुष्कर सिंह धामी को प्रचंड जिता करके विधानसभा चुनाव जीतने की बात लगातार की जा रही है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज़, चंपावत।
विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसडीआरएफ ने पुलिस चौकी 82 और भद्रकाली में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के शुरू होने से अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए एसडीआरएफ को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश मिले हैं, जिसको लेकर पुलिस चौकी 82 और भद्रकाली के पास एसडीआरएफ की टीम ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 2 काउंटर खोल दिए हैं। जो श्रद्धालु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं वो चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ और गंगोत्री मार्ग पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा गुरुवार देर रात हुई भारी तूफान से तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत विकास खंड एकेश्वर और पोखड़ा में भारी नुकसान हुआ। भारी तूफान से तहसील चौबट्टा खाल के पार्किंग में खड़ी तहसीलदार की सरकारी गाड़ी सहित 4 प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर चीड़ के पेड़ गिर गए, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई गांव में ग्रामीणों के मकानों की छत क्षतिग्रस्त हो गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा पुष्कर जोशी और बीजेपी नेता गौरव जोशी ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुआवजा देने की गुहार लगाई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि तूफान से अत्यधिक पेड़ भी नष्ट हुए हैं। चौबट्टा खाल तहसीलदार श्रेष्ठ गुनसोला ने बताया कि गुरुवार रात को चली आंधी के चलते पार्किंग में खड़ी एक सरकारी गाड़ी सहित 4 प्राइवेट गाड़ियों पर पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्र में तूफान के कारण ग्रामीणों की छतों को भी नुकसान हुआ है। जो भी अभी आपदा घटनाएं होती हैं उसमें संबंधित तहसील से निर्देश दिया गया है, जब भी भारी वर्षा हो, आंधी तूफान हो, उसमें किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है या किसी का पशु हानि होती है या भूमि क्षति होती है, संबंधित रिपोर्ट हमको तत्काल 24 घंटे के अंदर प्राप्त किया जाए। जो घटना की जानकारी आ रही है पोखड़ा की, उसको भी हम जो है संबंधित तहसील से जांच करवाते उस पर शीघ्रता से कार्रवाई करें। पूरी गिर रही है, फिर हम बाहर आए और तब देखा कि पूरी छत चली गई नीचे। दादी को आवाज़ दी हमने। तो दादी को आवाज़ दी तो दादी तो बस से मरी वहाँ से। तो मतलब वैसे कुछ हुआ नहीं, मतलब पर हमारा मतलब बहुत नुकसान हुआ है और हम सरकार से अपील करेंगे कि हमारी वो सुने। ठीक। ऐसा है कि कल रात लगभग समझ 9:30 पौने 10 बजे के करीब भयंकर आंधी तूफान आया। लोगों के समझे कि अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। रात समझे कि लगभग 10 बजे ये समझे कि ग्राम सभा मसमोली के ग्राम में से दिवंगत श्री सुनील कुमार भदुला की माँ का फोन आता है कि हमारा मकान इस समय इस तरह से घटनाग्रस्त हो गया और बड़ा समय कि बड़ा छोटी लुहा में, क्योंकि समय कि सुनील कुमार भदुला भाजपा के लिए समय लगभग 30 साल तक उसने काम किया है। समय कि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम किया। दुर्भाग्यवश विगत 1 साल पहले कोरोना काल में उसमें उसकी असामयिक मृत्यु हो गई और कल रात समय उन्हीं के साथ ऐसा घटना घटी कि समय के 2 कमरों का मकान पूरी छत उड़ गई। और शुक्र समझो कि वो समय के माली बच्चे बाहर थे। सुनील कुमार भदौला के समय की जो 3 बालिकाएं, नादान बालिकाएं, एक बालक और विधवा पत्नी और विधवा माँ को छोड़ के गए। और जब ये समझे कि हम यहाँ पर सोए आते हैं तो जब नज़ारा देखते हैं तो जीवन में कभी नहीं देखा। और इस समय कि मैं जिला प्रशासन, माने संबंधित माननीय मंत्रीगणों, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इनका लगभग समय लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इनका आय का कोई साधन नहीं है। तत्काल समय संबंधित अधिकारी, संबंधित माननीय मंत्री संज्ञान लें और इनकी समस्या का निस्तारण करें, इनको आर्थिक सहायता दें ताकि इनको मन ढकने के लिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। बाजपुर के विद्युत विभाग कार्यालय में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा के नेतृत्व में एसडीओ का घेराव किया। इस दौरान महिलाओं ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जल्द मीटर लगवाने और विजिलेंस टीम द्वारा किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर के रामराज रोड स्थित एक प्राइवेट कॉलोनी में बीते दिनों विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर घरों में विद्युत चोरी करते हुए कई लोगों पर कार्रवाई की थी, जिसके चलते विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने पुलिस में विद्युत चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं विजिलेंस टीम द्वारा की गई कार्रवाई से आक्रोशित होकर महिलाएं आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा के नेतृत्व में अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में एकत्र हुई, जहां महिलाओं ने एसडीओ गुलशन बुलानी का घेराव किया। इस दौरान महिलाओं ने एसडीओ से विजिलेंस टीम द्वारा किए गए मुकदमों को वापस लेने और सभी घरों में विद्युत कनेक्शन लगवाने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि सभी लोगों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को घरों में कनेक्शन लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं लगाया गया। वहीं विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर सभी पर मुकदमा दर्ज करते हुए भारी जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग कॉलोनाइजर को हर बार विद्युत बिल के नाम पर पैसे देते आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा ने कहा कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे बिल्कुल जायज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें वापस लेने चाहिए और कॉलोनी में रहने वाले लोगों पर लगाए गए जुर्माने को भी कम करना चाहिए। हमारी मांग है कि जो कॉलोनी के लोग हैं उन पे जो जुर्माना किया गया है वो कम किया जाए, क्योंकि ये उनके ऊपर अन्याय जैसी वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, इन्होंने कई बार पहले भी अपना मुद्दा उठाया था कि वहाँ पे उस कॉलोनी में ट्रांसफार्मर की सुविधा हो और घर घर जो है वो मीटर लगे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो एक तरीके से उनके साथ धोखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हमने अधिकारी जी से यही बात की है कि उनका जो जुर्माना है वो कम कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए और वहाँ पे सबके घर में मीटर लगा दिया जाए। और सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सारे कॉलोनी वाले, और परेशान हैं। देखिए सर, ये तो आपको अधिकारी ने हमें आश्वासन भी दिया है, अधिकारी जी ने, कि जो भी कार्रवाई है, सरकारी कार्रवाई है, वो करी जाएगी और जो भी उचित उनसे हो सकेगा वो इनके लिए करेंगे। सर देखिए, बात करेंगे और अधिकारी जी से भी बात करेंगे, एक्शन साहब से भी बात करेंगे, और जो मुकदमे हैं वो जायज़ नहीं है। हम सर से मिलेंगे और एप्लीकेशन देंगे उन्हें, क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ है। तो हमारी तो मांग है पहले से ही कि जो धोखा हुआ है वो जो मुकदमे इन पे किए गए हैं वो हटा दिए जाए मुकदमे, और क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि वहाँ पे सबके घर में मीटर लगे। हमारी मांग सर यही है कि हमारे घर में मीटर लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका बिल पहले बहुत बार दे चुके हैं और कॉलोनी के ओनर जसबीर सिंह संधू को ही देते हैं सर। वो तो जैसे पूरी कॉलोनी से इकट्ठा करके हम उनको देते थे। पिछले साल हमने उनको 85,000 रुपये दिए हैं, और उससे पहले भी वो जैसे कभी किसी से 5, कभी किसी से 6 ऐसे करके हम देते रहे हैं उनको। बिजली का बिल उनको दे रहे हैं नहीं, हमने अप्लाई किया 2019 से हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। देखिए, यहाँ रॉयल गार्डन के पीछे जो कॉलोनी निर्मित की गई थी, वहाँ पर लगभग तकरीबन सभी मकानों में विद्युत चोरी की जा रही थी। इस वजह से विजिलेंस और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और उनको जो है विद्युत चोरी में पकड़ा गया है। लेकिन इनके द्वारा ये कहना है कि इनको जो धोखा हुआ है या इनके मालिक द्वारा पैसे लिए जाते, तो ये इनका पर्सनल मामला है। इसकी ना तो विभाग को कोई जानकारी हो, ना ही कोई विभागीय नियम के तहत। देखिए, आज से 1 वर्ष पूर्व करीबन 1-2 एप्लीकेशन, 2-3 एप्लीकेशन इनके द्वारा दी गई थी, परंतु उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कमी होने के बाद इनके द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया जाए, जबकि मेरे द्वारा खुद भी इनको सूचित किया गया था कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है। लेकिन कॉलोनी के सभी लोगों द्वारा जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, एक्चुअली जो पोल और ट्रांसफार्मर लगने थे, इस संबंधी जो कॉस्ट का किसी भी तरीके का कोई इन्होंने आश्वासन या कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि कॉलोनी निजी।
खबर हल्द्वानी से है, जहां डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरनी ने कहा कि पुलिस अधिकारी लोगों की समस्याओं को देखते हुए महीने के पहले शनिवार को मुख्य चौराहों पर थाना दिवस लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। साथ ही क्राइम की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कभी कभी रात्रि चौपाल भी लगाई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीआईजी कुमाऊं ने फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा कि वह जनहित में कार्य करते हुए जनता से जुड़ें। कार्यालय में अधिकारी अपनी उपस्थिति और जनता से मिलने का समय निर्धारित करें, साथ ही मिलने के समय को कार्यालय के आगे चस्पा करें। भरनी ने कहा कि समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को शहर के मुख्य चौराहों पर थाना दिवस पुनः संचालित करें। पीड़ित की सुनवाई हेतु सर्किल स्तर पर क्षेत्राधिकारियों द्वारा पीड़ित दरबार लगाएं। ये मेरे द्वारा समस्त कुमाऊं मंडल में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनता के बीच और आपकी दूरी कम हो, आप समन्वय बनाए, जनता की समस्याओं को डायरेक्ट सुने, मौके पे निस्तारण करें। तो इसके लिए जो कहा गया है कि जो है आप हर शनिवार को, महीने के प्रथम शनिवार और अंतिम शनिवार को जो है मुख्य चौराहों पर थाना दिवस लगाए, वहीं पे आमने सामने मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करें। आप ऑफिस में उपलब्ध रहे, अपने सीयूजी नंबर लोगों को फ्लैश करें, थाने के आगे अपने बोर्ड लगाकर जो है वो अपने नंबर वहाँ फ्लैश करें हर थाने के आगे। उसके बाद फ़ोन आप रिसीव करें। उसके बाद जो है आप जनता के बीच में जाए, रात्रि चौपाल लगाए, गांव में रात्रि विश्राम करें गांव में, और लोगों के साथ जो है वहाँ पर उनकी समस्याएं सुने। पीड़ित की जो बड़े मामले संगीन होते हैं उनका पीड़ित का दरबार लगाए, उनकी मौके पर निस्तारण करें उनका। तो इस तरीके से जनता के साथ बेहतर समन्वय हो, तालमेल हो, उसके लिए ये इस तरह के निर्देश जो है जनता के लिए मेरे द्वारा सभी को दिए गए। अपनी उनकी जो शिकायत जांच प्रकोष्ठ है उसको भी एक बेहतर करने के दिए गए कि उसके एक मैकेनिज्म सही हो कि आप शिकायत आई, आपने दर्ज कराई, उसको एसएमएस दिया आप कि आपकी शिकायत को नोट कर लिया गया और उसका ये निस्तारण हो गया। तो एसएमएस के माध्यम से उसको मिलना चाहिए कि मेरी शिकायत का निस्तारण हो चुका है करके। जनता दरबार जो आप नहीं, कुछ ऐसे संवेदनशील जगहें होती है जहाँ पे कई बार जो है मिक्स्ड आबादी होती है, क्राइम प्रोन एरिया होता है, तो उसमें अगर पुलिस अपनी उपस्थिति रखती है तो लोग सीधे लोगों को अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो किसी के माध्यम की जरूरत नहीं रहती, पुलिस को सीधे वो पता चल सकता है। वैसे ही अगर आप थानों में जन संवाद कार्यक्रम करते रहेंगे तो पब्लिक आपको सीधे बता। नैनीताल वासियों ने बढ़ते नशे के खिलाफ आवाज उठाई है। इस दौरान मिशन मेरा पहाड़ टीम के साथ ही व्यापार मंडल के कई पदाधिकारियों ने डीआईजी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी ने कहा कि विगत वर्षों से नैनीताल सहित पूरे कुमाऊं क्षेत्र में स्मैक का नशा और स्मैक का कारोबार फलते फूलते जा रहा है, जिससे गंभीर अपराध की प्रवृत्ति पैदा होती जा रही। स्मैक युवाओं में, छात्र छात्राओं में एक सुनियोजित तरीके से फैलाया और बढ़ाया जा रहा है, जिससे नैनीताल में अब तक कई गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी हैं। उन्होंने पुलिस उप महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंप नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग की है। स्मैक नैनीताल में बहुत बुरी तरह से पैर पसार रहा है। हमारे बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्ति हो रही है, हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने माँ बापों को मार रहे हैं, अपनी बहनों को मार रही हैं, और यहाँ तक कि इस खतरनाक बीमारी ने छात्राओं में भी घर कर गया है। हमारे कई छात्राएं ऐसी हैं जिस समय स्मैक की लत हो चुकी हैं। एक सुनियोजित षड्यंत्र उत्तराखंड वासियों के लिए किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी से स्मैक बढ़ते जा रहा है। आखिर इसमें या पुलिस दोषी है या हम लोग दोषी हैं। यह सब एक गहरी छानबीन का विषय होना चाहिए। मैं हमको और नैनीताल की और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।